कैश लेकर या इंतज़ार कर रहे थे बाजार में गिरावट का, आप उनको क्या कहेंगे सर? क्या ये सही मौका है जब आप कह रहे हैं कि दुनिया ख़त्म नहीं हो जाएगी, वॉर की वजह से ही सही सेंटीमेंट बिगड़े, उससे कई सारे स्टॉक्स पिटे हुए हैं, तो क्या ये सही समय है सर शुरुआत करने का खरीदारी का? अगर हाँ, तो 100 रुपये में से कितने पैसे लगा देने चाहिए अभी? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा संदीप जी। और इसमें कुछ अक्ल लगाने का भी एक मौका आपने दिया है। तो मान लीजिए कि आपको लगता है कि ट्रम्प साहब इस बार जो कह रहे हैं वो सीरियस है। हालांकि ईरान डिनाई कर रहा है कि उन्होंने किसी से बात करी है या वो बात कर रहे हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही एक पॉजिटिव न्यूज है अभी तक कि कहीं पे हमला हुआ है उसकी खबर नहीं आई है। तो सबसे पहले 15 से 20 रुपए आप निवेश कर सकते हैं। टाइट स्टॉप लॉस रखिए नीचे के तरफ पे। उन कंपनियों में निवेश करिए जिनका धंधा डोमेस्टिक घरेलू कामकाज के ऊपर सप्लाई डिमांड पर है, जिससे कि मौजूदा जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में उनका शिपिंग या अंतरराष्ट्रीय वाटर्स में शिपमेंट होने से कनेक्टेड नहीं है। ऐसी कंपनियां अगर आप देखने लगेंगे लिस्ट में तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट मिलेगी। खास करके सार्वजनिक क्षेत्र की अगर आप कंपनियां देखेंगे तो वो प्राय करके ऐसी कंपनियां हैं जो घरेलू डिमांड सप्लाई के ऊपर ही चलती हैं। तो ये एक बड़ा आपको बास्केट ऑफ स्टॉक्स मिल जाएगा जिनको आप देख सकते हैं। दूसरा, अगर आप बैंकिंग क्षेत्र की बात करेंगे तो उसमें आपको काफी कुछ स्टॉक्स मिलेंगे जहां पे आप पैसा डाल सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र इसमें आउट परफॉर्म कर रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ उसके अंदर में परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। आने वाले साल में मुझे ये भी लगता है कि कुछ डाइवेस्टमेंट इन कंपनियों में होगा, क्योंकि प्राय करके देखा गया है ये जो रिकैपिटलाइजेशन की गई थी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में, इसके कारण कई बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी जो रिक्वायर्ड मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग है उसके ऊपर चली गई है। बैंकिंग पे बात करते करते आज एक नई खबर और आई है। हरियाणा स्टेट में एक और प्राइवेट बैंक में एक गबन हुआ है। पता नहीं हरियाणा क्षेत्र में कुछ प्रॉब्लम पंच है या प्राइवेट बैंकों में ये प्रॉब्लम है। क्या इंडिकेट करना चाह रहे हैं सर? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं? सर वो पहला था। अब कुछ खबर आई है कोटक बैंक ने एक ब्रांच में हरियाणा में कुछ हुआ है, उन्होंने एक एफआईआर लॉन्च किया है। तो दूसरे महीने में दूसरी प्राइवेट बैंक में हरियाणा में, ये जो तीसरी कोइंसिडेंस कहते हैं ना, ये तीसरी होगी सर। बहुत दो ज्यादा दो स्ट्रांग है। थे आईडीएफसी में, दो ही थी। करेक्ट। बट वो हरियाणा में ही जो हुआ हुआ, और अब वापस एक प्राइवेट बैंक में फ्रॉड का इंटीमेशन, सेम स्टेट, सेम प्राइवेट बैंक। तो थोड़ा सा डर लगता है ये सुनकर कि प्राइवेट बैंक्स में क्या हो रहा है। नहीं सर, अगर आपने ये बात अब छेड़ ही दी है ना, तो चलिए इसको पूरा ही कर लेते हैं। एचडीएफसी बैंक में भी भले ही सर कल भी अच्छा मूव था 4 दिन के बाद, आज भी 3.5% के गेंस हैं, लेकिन सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसे इश्यूज हाईलाइट होने लगे थे। ऐसे मतलब आशंकाएं लगने लगी थी कि एचडीएफसी जैसे नाम, कई लोग, कई चीज़ें ऐसी होती है ना सर, कई नाम ऐसे होते हैं ना कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इनमें तो हो ही नहीं सकता कि इनमें भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा। एचडीएफसी कुछ ऐसा ही ग्रुप है सर, जैसे टाटा ग्रुप हुआ या फिर एचडीएफसी हुआ। ऐसी चीज़ें सोचना भी कई बार ऐसा लगता है कि अरे आप सही सोच रहे हो क्या, लेकिन एचडीएफसी ग्रुप में सर ऐसा मतलब प्रतीत होने लगा है कि शायद कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर इश्यूज हैं, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट में हो या फिर आपसी सहमति नहीं है या कुछ ऐसा मन मुटाव है, कुछ तो है कि ये बैंक में साफ तौर पर दिख रहा है। तो सर प्राइवेट बैंकिंग एज अ होल आप कह रहे हैं कि थोड़ा उससे दूर रहिए? नहीं नहीं, मैं ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहा। मैंने सिर्फ एक हाईलाइट किया कि हरियाणा स्टेट और प्राइवेट बैंकिंग का जो कोइंसिडेंस हो रहा है ये कुछ अजीब सा लग रहा है। और लगातार 2 महीने में 2 किस्से हो जाना ये एक नॉर्मल नहीं है। और अब जैसे आपने एचडीएफसी बैंक का बात किया,
जब से ये विलय हुआ है एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक से, ये कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। शायद इतने दो बड़े दिग्गज कंपनी का जो अमेलगमेशन हुआ, उसी को लेकर प्रॉब्लम शुरू हुई है कि कई लोगों की कुर्सी में उनका जो डेजिग्नेशन है वो एक स्टेप नीचे हो गया, या सेम सेम पोस्ट पे दो आदमी आ गए, जिसको लेकर ये है। बट कहीं ना कहीं ईगो क्लैश, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या पावर स्ट्रगल ऑल्सो ये एक रोल प्ले कर रहे हैं, ये जो किस्सा हो रहा है एचडीएफसी बैंक में। चलिए ठीक है। इस डिस्कशन में एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्टॉक मार्केट टुडे की को फाउंडर वीरलेम बाला भी हमारे साथ है। मैम बहुत स्वागत है आपका, वेरी गुड आफ्टरनून। आप जब ये डिस्कशन चल रहा था तो काफ़ी मुस्कुरा रही थी। आई थिंक यू ऑल्सो हैव समथिंग टू ऐड। यस, एंड गुड आफ्टरनून संदीप जी, गुड आफ्टरनून अरुण जी, सभी व्यूअर्स को। अरुण जी को बहुत दिन के बाद देखा, अच्छा लगा देख के। और दूसरी बात ये कि जो बैंकिंग को लेकर के, मतलब हम जब एचडीएफसी बैंक का नाम आया ही था तो उस समय मैंने एक एग्जांपल दिया था कि घर का सबसे बड़ा बच्चा या बड़ा भाई बोल सकते हैं हम इसको, कि अगर बड़े भाई में कुछ गलतियां प्रूव हो जाए, प्रूफ की बात कर रही हूँ, एलिगेशन की बात नहीं कर रही, क्योंकि जो इन्होंने रेजिग्नेशन अभी यूएई साइड में लिए थे कुछ बैंक्स ब्रांचेस में, दैट वाज अ प्रूवन। तो ये मान के चला जाता है कि घर के छोटे बच्चे ऐसी गलतियां कर रहे होंगे या फिर पॉसिबिलिटीज है। सो दिस इज अ वेरी लेमैन की भाषा में मैं इसको उस समय भी इसीलिए बताया था कि ऐसा हो सकता है कि आने वाले कुछ और, क्योंकि सवाल ये आया था कि गलती तो एचडीएफसी बैंक ने की है, तो फिर आईसीआईसीआई क्यों गिर रहा है, बाकी बैंक क्यों गिर रहे हैं, कोटक बैंक क्यों गिर रहा है। सो दैट इज व्हाट इट इज, कि अगर घर का सबसे बड़ा बैंक जो टॉप मोस्ट बैंक कहलाता है आप प्राइवेट पॉकेट से, और इंडिया की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है प्राइवेट पॉकेट से, अगर वहां पर इस तरह की प्रॉब्लम्स सिग्निफिकेंटली प्रूव हो रही है तो ये इंडिकेशन है कि भैया बैंकिंग सेक्टर में और कुछ भी स्केलेटन्स निकल सकते हैं। सो धीरे धीरे करके आ रहे अभी एक एक, अभी कितने पुराने हैं वो किसी को नहीं पता, और कहाँ कहाँ है वो भी नहीं पता। बट दैट इज व्हाट वी शुड बी रेडी। अब रेडी रह सकते हैं हम इस चीज को लेकर के कि हाँ, जब बड़े ने ये गलती की है तो छोटे उसको फॉलो करते हैं। बच्चा ऐसे ही करता है, छोटे बच्चे छोटे जो होते हैं ना वो बड़ों को फॉलो करते हैं। और ये मतलब मैं इसको ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ऐसा ही है, बट ऐसा ही होता आया है। तो यस, हम लोग अभी एक एग्जांपल है, अभी फिर से वो कुछ एग्जांपल्स आने वाले समय में हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। सो वी गॉट टू बी वेरी रेडी। बट जैसे कि अरुण जी ने बोला कि क्या बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में पैसे ही ना लगाएं, वैसी भी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि प्राइस किसी बहाने तो गिरेगा, वो बहाने मार्केट में कोई तो बनेंगे। तो वो ये बहाने ही होते हैं जिसकी वजह से कोई चीज गिरती है और फिर नए इन्वेस्टर को नई आशा, नई किरण के साथ बाय करने के मौके मिलते हैं। बट सब खोल के इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए, ऐसी चीजें ही खरीदो जो अगले 2 साल में दम ना तोड़ दे, इस चीज को ध्यान में रखिएगा बात। तो ये डिस्कशन सुन रही थी तो वो इस चीजें में देख रही थी कि हाँ कुछ कुछ चीजें वो वैसी ही हो रही है जैसे कि हम लोग देख रहे थे, एनालाइज कर रहे थे। अरुण सर, प्राइवेट बैंकिंग में अगर किसी को जाना ही है या थोड़ा बहुत एलोकेट करना भी है तो आपके 1 2 3 कोई पसंदीदा नाम प्राइवेट बैंक से? देखिए, मैंने स्टॉक सिलेक्शन फिलहाल किया नहीं है। 2025-26 खत्म होने के एकदम मोड पर है। शायद अगले हफ्ते जब आप मुझे वापस बुलाएं तब ये लिस्ट तैयार करके आऊंगा। बट ओवरऑल अगर आप बैंकिंग पैक की बात करो तो इसमें ये लगता है कि पैसा बन सकता है। उसमें प्रेफरेंस रहता है पीएसयू के तरफ, सार्वजनिक क्षेत्र के तरफ, रादर देन प्राइवेट बैंकिंग। चलिए, एक बात साफ है इस पूरे डिस्कशन से कि बैंकों में पैसा बनेगा, लेकिन पीएसयू में एज कंपेयर टू निजी बैंक या फिर प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू बैंकों में पैसा ज़्यादा बन सकता है। इस तरह से आप ज़रूर ध्यान रख के चलिए। अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। विले मैम, ज़रा आप देखिए ये प्राइम फोकस वाला अगर आप एड्रेस कर दें। प्राइम फोकस ना लोकेश जी ने काफ़ी लोअर लेवल्स पे हमें रिकमेंड किया था, पिछले 3-4 दिन से लगातार वो बता रहे हैं हमें। वो जब से धुरंधर वाली वो 2-3 दिन का जो वीकेंड का कलेक्शन आया था ना, उसके बाद से ये स्टॉक चल रहा है। अभी भी देखिए 3.5% ऊपर है। ये कमज़ोर बाजार जब था ना सोमवार को, तब भी बहुत अच्छा चला था, और पिछले 3 दिन से तो चल ही रहा है। एक हफ्ता चेक कर देंगे ना तो आपको इसका वो दिख जाएगा पूरा जो एक्शन बना है। 295 पे हमारे एक दर्शक है, उन्होंने लिया हुआ है। क्या राय देंगी मैम, मुनाफा बुक कर लेना चाहिए या अभी रुकें?
थोड़ा सा और रुक जाइए, लेकिन ज्यादा ज्यादा बचा है। वैसे मेरे पास से 4 दिन पहले भी आपने शायद फ्राइडे को ये सवाल भी पूछा था आई थिंक, क्योंकि ऑलरेडी था किसी के पास में, और पूछा भी था कि आप बाय कर सकते हैं क्या। सो यस कर सकते थे, और जो टारगेट थे मेरे ख्याल से 315 टारगेट दिया था एक्सटेंडेड, वो हो गया है अभी। तो नाजायज सा है ये सवाल अभी कि आप क्या करें। जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, लेकिन कर सकते अभी भी आप होल्ड करके चल सकते हैं। बस आपको करना ये है स्ट्रेटेजिकली, आधा पैसा बुक कर लो और आधे को अभी आप ट्रेल कर लीजिए 295 रुपए पर, सो दैट किसी भी समय पर अगर आपका पुल बैक आ रहा है तो आप खोएंगे नहीं रिमेनिंग क्वांटिटी से। और क्योंकि हमको थोड़ा और गेन दिख सकता है यहाँ पर, उसके लिए 50% क्वांटिटी को आप अभी भी रख सकते हैं। एंड फॉर दैट जो टारगेट चेजिंग आपकी होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी बियॉन्ड 330। 330 तक आप अभी भी 10-12 रुपए है, आप रोक सकते हैं। ठीक है अरुण सर, आप कह रहे हैं कि अभी अगर 100 रुपये हैं तो 15 से 20 रुपये लगा लीजिए। अब एक सवाल ऐसा भी आ रहा है कि जिनके पास जो शेयर रखे हुए हैं अच्छी क्वालिटी के हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी भरोसा उतना ही है, जब हायर लेवल्स पे लिए थे तब जितना था, आज जब गिर गए हैं तब भी उतना ही भरोसा है, तो क्या इनको ही और ऐड कर लें? ऐसे कुछ सवाल हमारे पास आ रहे हैं। जैसे ये अभी अमरेंद्र चौहान जी का सवाल है, ये कह रहे हैं कि मेरे पास KPEL यानी कि KP एनर्जी और VMM विशाल मेगा मार्ट, ये दोनों स्टॉक्स हैं, 20% डाउन है मेरे पास, लेकिन अभी भी कन्विक्शन है, कह रहे हैं कि एवरेज कर लूं और ऐड कर लूं क्या? देखिए, वही 100 रुपए की जो बात करी कि आप 15 से 20 रुपए डाल सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर लीजिए। ये 15-20 रुपए इन दो शेयर में डालकर आप एवरेज कर लीजिए या एक नई खरीद कर लीजिए, और इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जब आपने ये दो शेयर के नाम लिए हैं तो ये धंधे समझ लें कि विशाल मेगा मार्ट एक सुपरमार्केट है, इसको युद्ध की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। इसके कंज्यूमर लोकल हैं, भारत के रहने वाले निवासी ही हैं। जहां तक KPGL की बात करें, ये सोलर में कनेक्टेड है, EPC का काम करती है। सोलर में फ्यूचर पावर प्रोड्यूसर जिसे कहते हैं IPP, ये सब का धंधा बहुत जोरदार चलेगा। और अगर क्रूड प्राइस का सामना करने वाला कोई एक इंडस्ट्री है तो वो सोलर इंडस्ट्री रहेगा। तो जहां तक बिजनेस के फंडामेंटल्स का सवाल है, काफी सॉलिड है। तो मेरे ख्याल से इन्होंने अच्छे शेयर चुन रखे हैं, और अगर ये नया पैसा डालना चाहते हैं इसी में ऐड करें, इनको कन्विक्शन भी है, तो नए शेयर खोजने की दरकार नहीं पड़ेगी। ठीक है, परफेक्ट है, ओके। वीएलए मैम, एक हमारे दर्शक हैं जिन्होंने सेंसेक्स में कुछ पोजीशन बना रखी है, कह रहे कि 75,700 की सेंसेक्स की कॉल ले रखी है मैंने 245 रुपए के रेट पर। अजय देव पांडे जी का सवाल है ये, मैं फिर से कह रहा हूँ 75,700 की स्ट्राइक की सेंसेक्स की कॉल ले रखी है 245 रुपए के रेट पर, क्या करना चाहिए इनको? आधा तो हो गया, ठीक है। स्पॉट पर आप अपना एक स्टॉप लॉस जरूर रख लीजिए। वैसे तो ये एक्सपायरी आज ही की होने वाली है, तो आप एक स्पॉट चार्ट पर अपना एक स्टॉप लॉस जरूर देख लीजिए कि अगर ये आधा तो हो गया, मैं आपको कैसे इसमें, ठीक है चलिए, फिर भी 75,400 के नीचे जब तक नहीं जा रहा है तब तक यू कैन होल्ड। बट अभी ये चल रहा है 118 पर। पॉसिबिलिटीज है कि अगर 75,400 नहीं टूटा तो फिर इंट्राडे में हमको 75,700 और 850 के आसपास एक बार और दिखेगा, एंड दैट शुड बी योर एग्जिट पॉइंट। वहां पर फिर सोचिएगा मत कि और जाएगा, वैसी वाली सिचुएशन मत रखिएगा। बट अभी भी पॉसिबिलिटीज है, तो स्पॉट चार्ट को ऑब्जर्व करिए। 75,400 CMP जो है वो 75,570 चल रहा है। तो आप कहने की 75,400 मेक और ब्रेक है इनके लिए? एग्जैक्टली। ठीक है, तो स्पॉट लेवल्स पर आप ध्यान दीजिए। अब सेंसेक्स की कॉल आपने ली है तो 75,400 के ऊपर जब तक सेंसेक्स है तब तक कोई घबराने की बात नहीं। अगर मैम 75,400 ब्रीच हो गया इंटरडे में भी, तो ये निकल जाए इस कॉल की पोजीशन से? निकल जाना चाहिए, क्योंकि टाइम भी हो जाएगा ना उस समय तक। इंट्राडे ही है, आज ही एक्सपायरी हो रहा है, टाइम नहीं है, तो एनीवेज वो गलना है। ठीक है, और गल ही रहा है वो, इसी वजह से ही तो इनका प्राइस इतना नीचे आ गया। तो टाइम वैल्यू एक ऐसी चीज़ है ऑप्शन प्रीमियम में जिसको आपको बहुत ध्यान से, बहुत कीनली वॉच करना होता है। खैर 75,400 इसको आप याद रखिएगा पांडे साहब, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अरुण सर, जतिन दवे जी का सवाल है, ये कह रहे हैं कि संदीप जी, अरुण जी, वीएलए बालाजी, गुड आफ्टरनून। आई हैव एंजल 1 एट 234
सर इनके पास एंजल वन 234 पर है। आज सुबह ही खबर आई थी सर कि ज़ीरोधा ने अपने कुछ एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स में जो प्राइसिंग है उसको डबल कर दिया, 40 रुपये कर दिया, जो आई थिंक 20 रुपये पर लॉट थी। उसका फ़ायदा इन स्टॉक्स में भी देखने को मिल रहा है, एंजल वन हुआ या फिर ग्रो हुआ। इनके पास 234 के रेट पर लिए हुए सर एंजल वन, ये एडजस्टेड प्राइस बता रहे हैं, और 1000 क्वांटिटी इनके पास है। और दूसरा इनके पास इम्फा भी है, IMFA 1260 क्वांटिटी है, कह रहे हैं कि 1260 के प्राइस पर 250 क्वांटिटी इनके पास है। 3 महीने का सर इनको टारगेट और स्टॉप लॉस चाहिए दोनों स्टॉक्स पर। अच्छे स्टॉक्स हैं दोनों ये। देखिए, ब्रोकिंग की जो एक्टिविटी है इसमें बहुत कुछ बदलाव हुआ है। अगले महीने के 1 तारीख से और बदलाव आएगा, तो थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेंगे ब्रोकिंग के शेयर। आपको याद होगा कुछ समय पहले आरबीआई ने कुछ बदलाव किए थे मार्जिन फंडिंग को लेकर, जिसका इम्पैक्ट कुछ हद तक ऑलरेडी आ चुका है और जो बाकी है वो 1 अप्रैल से आ जाएगा। उम्मीद ये जताई जा रही है माफ कीजिए, कि जो ब्रोकिंग वॉल्यूम्स होते हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स जो होते हैं एक्सचेंज पे, वो ये नए कानून के कारण कुछ न कुछ कम होंगे। अब जब ये वॉल्यूम की कमी सामने देखने को मिलेगी और यहाँ पर ज़ीरोधा ने अपने ट्रेडिंग ब्रोकरेज चार्जेस को डबल कर दिया है, तो अवश्य थोड़ा सा एक इसका भी इम्पैक्ट आगे जाकर देखने को मिलेगा कि ये हायर कॉस्ट पे लोग कैसे इसको मैनेज करते हैं, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कैसे बनती है। कहीं ना कहीं वो मिनिमम ब्रोकरेज चार्ज जो कट थ्रोट कंपटीशन होता था उसमें एक बदलाव पूरे इंडस्ट्री में देखा जा रहा है। ये पता नहीं है कि टिपिंग पॉइंट कहां पर होगा जहां पर ये बैलेंस शीट को अफेक्ट होने लगेगा और लोग रेजिस्ट करेंगे ये ट्रेडिंग को करने से। ये एक तरह का एक नशा होता है जो ये टिक ट्रेडर्स जिन्हें कहते हैं, या इंट्राडे जो ये लोग ट्रेडिंग करते रहते हैं, तो पक्का नहीं है। मेरे ख्याल से पहले फोर्टनाइट ऑफ अप्रैल ये वॉल्यूम्स को ऑब्जर्व करना चाहिए कोई भी ओपिनियन देने के पहले। ओके, ठीक है सर। ये तो बात हो गई एंजल वन की, जो इनका एक स्टॉक है। और दूसरा सर इनके पास IMFA इंडियन मेटल्स एंड फेरोलॉयज 1260 पे लिया हुआ है सर, उसी भाव पर है अभी। तो देखिए, भाव वही है। चार्ट काफी जिसे कहते हैं फ्लैटिश सा है, कोई बड़ा इम्पैक्ट लंबा चौड़ा युद्ध के कारण हुआ नहीं है। मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए और एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं कि बड़ी वोलेटिलिटी आए तो ये कहीं ना कहीं निकल जाए। बाकी कल छुट्टी है, शुक्रवार को देखना चाहिए क्या होता है। ओवरऑल मेटल पैक की अगर बात करें तो मेटल पैक एक स्ट्रॉन्ग विकेट पर है। फेरस नॉन फेरस दोनों में एक अच्छी खासी पॉजिटिव रुझान चल रही है, डिमांड सप्लाई दोनों अच्छा है, तो कोई पैनिक करने जैसी सिचुएशन इस शेयर में नहीं है। जब आप कह रहे हैं सर कि मेटल को लेकर व्यू अच्छा है, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो ये IMFA जैसे स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस करें या फिर जो फर्स्ट रंग कंपनीज है, यानी कि जो मेजर कंपनीज है, बड़ी कंपनीज है, नाल्को, हिंडाल्को, वेदांता, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करें? देखिए, ये एक जो आपने सवाल पूछा है, ये एक बड़ा डिवाइड है मार्केट में, मिड कैप, स्मॉल कैप वर्सेस लार्ज कैप। कंफर्ट, फास्टर मूव, ये सब पहले लार्ज कैप में आता है और फिर कैचअप करते करते जो अच्छे स्मॉल कैप होते हैं वो चलने लगते हैं। बाजार में काफी समय से बाजार सुस्त है, तो फिलहाल आपको पहला जो मूव आएगा, अप मूव, वो हमेशा लार्ज कैप में आएगा। जब लार्ज कैप के में एक सब्सटेंशियल अप मूव आ जाएगा, तब आप देखेंगे कि कैचअप करने में मिड कैप, स्मॉल कैप चलेंगे। तो ये आपके ऊपर एक कॉल है कि आप पैसा कहाँ लगाना चाहते हैं, आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है।
लेकिन ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो लार्ज कैप होती है उसमें आप लेवरेज पोजीशन भी ले सकते हो, उसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन भी होते हैं, तो आप लिमिटेड पैसे से लार्जर एक्सपोजर लेकर भी काम कर सकते हैं, जो ऑप्शन आपको स्मॉल कैप मिड कैप में नहीं मिलता।